हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सए फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 की प्रिपरेशन आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी। हमने कई बार कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया कि आपको क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए। ईएसआई के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एआरडी के क्या डिस्क्रिप्टिव ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज करके एक अच्छी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको फेज 1 में भी बोला था कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम पढ़ेंगे तो काफी टारगेटेड रहेगा। अदरवाइज क्योंकि एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं और कोई उसका फायदा भी नहीं है। सो आपको भी क्या करना है, ये आपके पास सिलेबस है, आप इस सिलेबस को डिवाइड कीजिए। हमने अपने कोर्स में भी ऐसे ही किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंगली। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें प्रोवाइड की हैं। सिमिलरली आपको भी करना है। ये एक टॉपिक हो सकता है जिसको हम जनरल एग्रीकल्चर कहेंगे, ये सॉइल साइंस का, देन ये वाटर इरिगेशन, देन ये फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, इसी टाइप से जो आगे सिलेबस है। अब इसमें क्या करना है, अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे से देखेंगे तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने आप में क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये सारी चीजें। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन ना, जिसमें काफी सारी चीजें हो सकती है। क्रॉपिंग पैटर्न से इसको कोरिलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हमने अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस के लिए भी दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ दैट क्रॉपिंग सिस्टम। और मैं किस क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, पैडी व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की। ग्रीन रेवोल्यूशन उससे आया, हमारा प्रोडक्शन बहुत आगे बढ़ा, हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हुए, बट आज हमें उसकी वजह से क्या क्या नेगेटिव आउटकम्स देखनी पड़ रही हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो ये की क्वेश्चन हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो अपने आप में एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन द एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द एनुअल रेनफॉल, देन व्हाट आर द कांस्टेंट इन द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज अगर आप रैंडमली क्वेश्चंस देखेंगे डिस्क्रिप्टिव तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस टाइप से अगर टॉपिक वाइज आप हर टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव आंसर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे और आपको लगेगा कि भी आपने कितना कंप्लीट किया। जैसे अगर आप ये बात करेंगे लास्ट ईयर, जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस था। अब देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री में फार्म एनिमल एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया, तो दूसरे ही टॉपिक से वो क्वेश्चन था जो आउट क्रॉसिंग का था। डेफिनेटली वो डिफिकल्ट था, उसमें हम कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी भी आप पढ़ने बैठेंगे तो इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनको याद रखना भी। सो इस टाइप से आपको कवर करते हुए चलना। अगर ऐसे कवर करते हैं तो मैक्सिमम चीजें हो पाती हैं। एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, What is the classification of agriculture based on annual rainfall and mention the challenges of farming in dryland area। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। जब भी आप आंसर राइटिंग करें, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करें, ये ध्यान में रखिए कि कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, डिफाइन द क्लासेस या फिर क्लासिफाइड। इतना इजी या बेसिक सा क्वेश्चन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन है, उसके बाद चैलेंजेस आपको मेंशन करने हैं। इसमें एक दो पॉइंट और भी हो सकते हैं, है ना, दो तीन पॉइंट मिला के आपको होगा। तो अब जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। बेसिक थीम के बाद आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, और उसके बाद जब आप आंसर खत्म करेंगे तो एक कंक्लूडिंग टाइप होना चाहिए, कुछ लाइन की, ऐसे एब्रप्टली आपको उसको खत्म नहीं करना है। और कंक्लूजन ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग दे दें कुछ, आप उसको कोरिलेट करके ही दो तीन लाइनें लिख सकते हैं या फिर एक लाइन लिख सकते हैं, जैसा भी आपका वहां पे रहेगा। तो कंक्लूजन अगेन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसको करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की थीम को डिस्कस कर लिया, इंट्रोड्यूस करना है, देन कंटेंट लिखना है, डेटा वगैरह जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो कीजिए, लास्ट में कंक्लूड कीजिए। और ये कंक्लूजन के साथ में क्या हो सकता है कि आप कैसे दोनों टॉपिक को, जो क्वेश्चंस पे टॉपिक पूछे उनको कैसे कोरिलेट करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन रेनफॉल। तो रेनफॉल के बेसिस में इंडियन एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया जाता है तीन क्लासेस में, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। अब ये तीनों क्या है, ये हम वो कंडीशन को क्लासिफाई कर रहे हैं जहां पे हमारे पास इरिगेशन देने की फैसिलिटी नहीं है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश को क्लासिफाई करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे,
क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पे हम उसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पढ़ते ही नहीं है। ऑल्दो अगर आपको क्लासीफाई करना है आप उसको रेनफेड फार्मिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेनफॉल की 11,115 से ऊपर का रेनफॉल है। बट वहां पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है, फार्मर डिपेंडेंट नहीं है रेनफॉल पे, फार्मर्स आर इंडिपेंडेंट या फिर उनकी डिपेंडेंसी इरिगेशन पे है। सो ये जनरली क्लासिफिकेशन वहां पे होता है जहां पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात है। सो इस टाइप से इसको क्लासिफाई आप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन डायरेक्टली पूछ दिया तो आप डायरेक्टली क्लासिफाई करेंगे कि रेनफॉल के बेसिस पे क्या है। एग्जांपल दीजिए किस स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट है, फिर आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको डिटेल में लिख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने नोट से ही लिया है, इसको डिटेल में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो इसको आप डिटेलिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद मेंशन द चैलेंजेस इन ड्राईलैंड एरिया, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी ड्राईलैंड एरियाज के या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में केवल एक नहीं आएगा, वो सारी कंडीशंस आएंगी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। ये ड्राईलैंड फार्मिंग है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आता है ना। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मेन टॉपिक है, उसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं जिसके अंदर ड्राईलैंड फार्मिंग है। ये कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो इनके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं ये लिखना है। अब कांस्टेंट लिखने के लिए क्या करना है, आप अगर विजुलाइज करेंगे कंडीशन को तो और आसान हो जाएगा। विजुलाइज कौन सी कंडीशंस करनी है, राजस्थान की करिए, एमपी की करिए, महाराष्ट्र की कंडीशन, मतलब जहां भी इरिगेशन नहीं है या फिर जहां भी वाटर स्कैरसिटी है उन कंडीशन को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, उसको कंसेप्ट्स के साथ कोरिलेट कीजिए और फिर उसको आंसर लिखिए। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्ड्स का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लिख सकते हैं कि लेस रेनफॉल, बट लेस रेनफॉल कितना गंदा लगेगा जब आप लिखेंगे, तो इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल लिखना है। इनएडिक्वेट मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट थी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उतना रेनफॉल नहीं हुआ। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2 चीजें हो सकती है, एक तो जहां पे चाहिए वहां पे नहीं हुआ, और जो पूरे मानसून था, अगर हम मानसून की बात करें तो स्टार्टिंग में ही सारा प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर रेनफॉल हो गया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मतलब क्योंकि हमको तो अपनी क्रॉप के लिए देखना है, हमारी जो क्रॉप की क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लिखना है। इसके अलावा बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं, आप इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे डिस्कस करने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने ये सीक्वेंस वाइज लिया है, तो जनरल एग्रीकल्चर से था, अब ये वाटर इरिगेशन से। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन इंडिया फॉर वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया बेसिक सा कि हमारी मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है। हाउ वी कैन ब्रिंग द एफिशिएंसी इन इरिगेशन टू एड्रेस द इश्यू ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड डिप्लीटिंग एक्वीफर। 2 चीज लिख दी, एक तो बोला कि कैसे इफिशिएंसी इरिगेशन की इंक्रीज की जा सकती है सो दैट कि वाटर स्कैरसिटी को कम किया जाए और साथ ही साथ डिप्लीटिंग एक्वीफर को भी चेक किया जाए। आप कैसे आंसर करेंगे, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि पहले तो मेजरली 2 पार्ट में दिख रहा है, बट इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। स्टार्ट कीजिए इरिगेशन से, इरिगेशन की मेथड्स डिफाइन कीजिए। अब जब इरिगेशन की मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं तो रैंडमली नहीं करना है कि पहले फ्लडिंग लिख दिया फिर चेक बेसिन लिख दिया, इस टाइप से नहीं। इस टाइप से कीजिए कि जो इरिगेशन मेथड है सरफेस, सब सरफेस एंड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, इनको माइक्रो इरिगेशन में आप एक साथ लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको लिखना है, सरफेस, सब सरफेस एंड ड्रिप इरिगेशन। फिर सरफेस के अंदर लिखिए फ्लडिंग, चेक बेसिन, बेसिन बॉर्डर फरो, जितना भी याद आता है, सारे याद नहीं आएंगे उसकी पूरी गारंटी है। सब सरफेस में कोई मेथड बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होती है, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप एंड इरिगेशन। ठीक है, ये मेथड्स हो गई, इसको आप डिफाइन कीजिए जितने आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन मान लीजिए 600 वर्ड का था तो 400 में केवल ऊपर का आंसर लिख दिया, तो देन उसके बाद आपको बीच में भी आना हाउ वी कैन ब्रिंग द एफिशिएंसी। तो अब इसमें एफिशिएंसी के लिए क्या है, हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स यूज करेंगे जो कि ड्रिप स्प्रिंकलर है। अब ड्रिप को डिफाइन कीजिए, स्प्रिंकलर को डिफाइन कीजिए, कैसे वो स्कैरसिटी को कम कर रहा है ये भी आप बताइए कि उसमें हम जो फ्लडिंग में इतना लॉस है वो इसमें लॉस नहीं है और वाटर यूज एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो रही है। कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे तो फायदा रहेगा। देन डिप्लीटिंग एक्वीफर, डिप्लीटिंग एक्वीफर का क्या मतलब है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है। अब ग्राउंड वाटर लेवल का एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में होता है, आपने देखा है डेटा डिजिट्स वगैरह में भी, और वो जनरली हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। वेस्ट कैसे होता है, अगर ग्राउंड में या फिर फील्ड में थोड़ा सा भी स्लोप है, 0.125% भी है, तो वो पूरा का पूरा पानी एक साइड बह जाएगा। तो मतलब आपने वहां से निकाला और वो रन ऑफ हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर रन ऑफ होगा तो वो क्या होगा, इवेपोरेशन लॉसेस या फिर बाकी लॉसेस होंगे, वो वापस नहीं लौटेगा। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो एक्वीफर को इंक्रीज करने के लिए इन सीटू वाटर कंजर्वेशन मेथड्स वहां पे हम यूज कर सकते हैं, बट अगेन उतना ज्यादा सॉइल कंजर्वेशन में नहीं जाना है, तो हमको केवल वही था कि हम कैसे एफिशिएंसी ला सकते हैं, तो उसका माइक्रो इरिगेशन आंसर होगा। इस टाइप से आपको आंसर करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, आप इनके आंसर लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 600 400 दोनों में जितना भी आपसे हो सके।
देन एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत जनरल लग रहा है, बट ये क्वेश्चन कहां से है, एग्रीकल्चर से भी, एनिमल हस्बेंड्री से भी, सबसे। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, पहले तो आपको मिक्स फार्मिंग बतानी है क्या चीज है वो। अब इसमें ये क्रॉपिंग नहीं है, ये फार्मिंग है। मतलब मिक्स फार्मिंग इज अ कंसेप्ट जहां पे कि हम एक से ज्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्राइजेस को एक साथ करते हैं, वो मिक्स फार्मिंग होता है। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एपियरी है, और उसके साथ साथ लैग कल्चर है, सेरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री रियरिंग है, फिशरीज है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। ये सारे अगर हम कर रहे हैं तो ये सारे की सारी चीजें किसमें आती हैं, इट कम्स अंडर द मिक्स फार्मिंग। देन व्हाट आर द रोल ऑफ द वेरियस एंटरप्राइजेस इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर, फिर वो आपको डिफाइन करने हैं एक-एक करके, और कैसे वो इनकम इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप बताएंगे तो इन एक सिंगल फायदे मत बताइएगा, उसको कोरिलेट कीजिए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इनपुट कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से। वो क्या है, फॉडर। फॉडर क्या हो सकता है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है क्रॉप का। जैसे आप देखेंगे कि पैडी और वीट की क्रॉप, वीट का जो स्ट्रॉ है वो जानवरों के लिए एज अ फीड यूज किया जा सकता है। सिमिलरली वो आप उसको एक दूसरे को मिक्स कर सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री जो वहां पे वेस्ट है उसको आप मेन्योर में कन्वर्ट करके फील्ड में यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, कोरिलेटेड चीजें हैं। देन अब जो ये बाकी का सिलेबस था उसमें आप देखेंगे तो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री वाला जो पार्ट है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री से इतना ज्यादा प्रेम है नाबार्ड को, लास्ट ईयर का पेपर भी अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी पूछा गया। इस बार भी आपने देखा कि क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में थे। देन क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, रिव्यू द टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, इलैबोरेट द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपसे एक साथ पूछ ली है, 400 में भी हो सकता है, 600 में भी हो सकता है। पहले तो आपको बताना है कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं। आप सोशल फॉरेस्ट्री को डिफाइन कीजिए, उसके टाइप्स को डिफाइन कीजिए, उसके टाइप्स को जब डिफाइन करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं। उसके बाद ये देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया। उसमें क्या, हालांकि कंसेप्ट पहले से था, ऐसा नहीं कि 1988 में आया, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया। कम्युनिटी फार्मिंग के लिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के लिए है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होती है, अभी आपको पता है कि कई सारी जो हमारी ट्राइब्स हैं, रूरल ट्राइब्स हैं या रूरल पीपल हैं, वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर द लाइवलीहुड ऑल्सो एज वेल एज देयर डेली नीड्स ऑल्सो। सो उन दोनों की रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरी करें, और वो कैसे पूरी करने का मतलब है कि अगर उनको मैनेजमेंट में ही हम साथ लाएं सो दैट कि वो फॉरेस्ट को यूज भी करें और उनको ग्रो भी करें, तो गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाएगा फॉरेस्ट की देखभाल करना भी और फॉरेस्ट को रीजनरेट करना भी, क्योंकि रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस टाइप से इसको आंसर करना है। अब जब भी आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करने बैठ रहे हैं ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आप जितने सोर्सेज हैं आप वो पढ़िए। अगर आपने देखिए पढ़ा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहां कहां पे, उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, सारे सोर्सेज देखिए, सारी किताबें फिर बंद कीजिए, फिर लिखने बैठिए। ऐसा नहीं है कि पहले सोशल फॉरेस्ट्री क्वेश्चन दिखा, लिखना शुरू कर दिया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उससे ना रिदम नहीं बनेगा और वो डिमोटिवेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं आधा क्वेश्चन छोड़ने के बाद। तो इसलिए जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है उसके बाद आप सारे सोर्सेज से पढ़िए, उसके बाद उसको लिखिए, क्योंकि आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हम हमेशा कहते हैं और ये अप्रोच आप लेके चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो ये व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, हाउ दिस स्कीम इज बेनिफिटिंग फार्मर्स, मेंशन द टेस्टिंग प्रोसेस एंड पैरामीटर्स। अभी देखिए कितनी सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं, वन बाय वन आपको सारी चीजें लिखनी है, लास्ट में कंक्लूड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चीज बहुत छोटी रह गई, कोई चीज बहुत ज्यादा एलैबोरेट कर दिया आपने, किसी एक चीज को पकड़ के खींच दिया। सारी चीजें मेंशन कीजिएगा, पैरामीटर्स देख लीजिए, याद आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद आते हैं जितने याद आते हैं उतने आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कि 12 पैरामीटर है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 3 फिजिकल पैरामीटर्स। अब अगर आपको जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये याद आते हैं तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं याद आते हैं, ये सल्फर ऊपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, अगर आपको नहीं याद आते हैं तो फिर आप उसको केवल ये लिख के छोड़ सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फिजिकल पैरामीटर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देन प्रोसेस क्या है टेस्टिंग की वो आपको बतानी है, और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट हो रहा है ये आपको जरूर बताना है। और साथ ही साथ इसमें कीजिएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है, डायग्नोसिस जब बनती है उसके बेसिस पे ही रिकमेंडेशन दी जाती है, बट उस अभी इससे पहले क्या होता था, जनरल रिकमेंडेशंस होती थी, बेस्ड ऑन कि खेत में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है ये मान के रिकमेंडेशन दे दी जाती थी। अब आप सोचिए कि
पिछली क्रॉप में भी फर्टिलाइजर डाला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि फील्ड से गायब हो गया। और डीएपी जो फर्टिलाइजर है वो तो बहुत स्लो रिलीजिंग है, फील्ड में वो बहुत लंबे टाइम तक अवेलेबल रहता है, तो इसका ये बेनिफिट है। देन ये एग्रीकल्चर की चीजें थी। अब ये रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट को भी 3 पार्ट में ब्रेक करना है। कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, रूरल पॉपुलेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये 3 में आप ब्रेक करेंगे और लिखना शुरू करेंगे आंसर राइटिंग। क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज चेंज्ड द फेट ऑफ इंडियन विलेजेस। तो अब देखिए पहले तो ये पूछा है कि रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है, हम रूरल डेवलपमेंट कहते किसको है, रूरल डेवलपमेंट होगा कैसे, ग्रामीण विकास क्या है, उसकी परिभाषा कैसे है, कैसे वो परिभाषित होगा। अब उसके लिए थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। हम केवल जो रूरल पीपल है उनकी ही बात नहीं कर सकते, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे वो भी चीजें जस्टिफाइड नहीं होंगी। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि आप रूरल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट को लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो आपको डेफिनेशन जितनी भी दी है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप पढ़िए, नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़िए फिर आंसर कीजिए। जनरली आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट इज कंसेप्ट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक है वो, उसमें मतलब कहां से उसको शुरू करेंगे कहां से खत्म करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से लिखना है। हाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, आपको पता है कि जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी, बैंकिंग नहीं थी, 1969 के बाद धीरे धीरे पेनिट्रेशन होना स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ने कैसे रोल चेंज किया। पहले क्या थे, मनी लेंडर्स थे जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, फार्मर वापस नहीं कर पाता था या फिर रूरल पीपल वापस नहीं कर पाते थे, वो अपना प्रोड्यूस भी लाके उनको ही दे रहे हैं, मतलब एक टाइप से वो बिल्कुल ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अभी क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसके बाद से वो सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और पहले तो अननेसेसरी इतना इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। इसमें केसीसी एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो फैसिलिटीज हैं, एआईएफ, ये सारी फैसिलिटीज आप मेंशन कर सकते हैं। देन सिलेबस में ही मेंशन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ रूरल बैकवर्डनेस, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। व्हाई रूरल पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रोन टुवर्ड्स द माइग्रेशन, रूरल पॉपुलेशन क्यों है माइग्रेशन के लिए प्रोन। अभी आपने देखा था कोविड का टाइम था, अर्बन पॉपुलेशन प्रोन हो गई थी माइग्रेशन के लिए, सारे लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे थे, बट कंडीशन ठीक हुई, फिर से वही माइग्रेशन शुरू हो गया जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ होता है। तो इसमें पूछा गया कि क्या कारण है रूरल बैकवर्डनेस के एंड व्हाई रूरल पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रोन टुवर्ड द माइग्रेशन। अब आपको इसमें सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, और जब आप एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, देखिए ये जो बैकवर्डनेस के रीजन होंगे, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं माइग्रेशन हो रहा है। रूरल बैकवर्डनेस है तभी तो माइग्रेशन हो रहा है ना। अब जो रूरल बैकवर्डनेस है उसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको पढ़ना है। बहुत डिफरेंट टाइप्स हमने क्लासीफाई इसको किया, एनवायरमेंटल फैक्टर, बाकी फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ना लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी नॉट परफॉर्मिंग, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी होती जा रही हैं, इस टाइप से सारी चीजों को मेंशन आपको करना है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, जो रूरल या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उनकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, प्राइस उतने अच्छे नहीं मिल पाते, ये सारी चीजें इसमें रहती है। देन पंचायती राज, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सिलेबस में मेंशन है। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज पंचायती राज, हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पिंग इंडिया इन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। फिर देखिए इसमें केवल दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे तो यही पूछा कि पंचायती राज क्या है, कैसे वो मदद कर रहा है, तो फिर अननेसेसरी क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि कई बार क्या होता है, हमने पंचायती राज देखा, हमको पता है, हमने कहा हाँ चलो शुरू करते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान के 1959 में शुरू हुआ था, सारा बता दिया कि ये कमेटी, वो कमेटी, सो कमेटी बताने में 400 से 500 वर्ड हो गए, और लास्ट में देखा कि क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं था। अब आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, बट वो आंसर फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको पंचायती राज को डिफाइन करना है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, क्यों हम उसके लिए अभी भी, मतलब 1959 का कंसेप्ट था वो अभी भी रेलेवेंट है, और कैसे वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, ये पूरा का पूरा डिफाइन करना होगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसको दर्जा भी दिया गया। ओके, सो इस टाइप से आपको एआरडी की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई भी डाउट करी होगी तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हैं, वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। अराउंड 12 से ज्यादा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए। अब देखेंगे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कंट्री, स्कोप और अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हाउ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर गेट बेनिफिटेड विद द फूड प्रोसेसिंग। इनके तो सबके आंसर भी हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, बट आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा
भले ही आपको आंसर पता हो या फिर कहीं पे आंसर लिखा हो, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट पहले ना खुद से लिखना कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसे आंसर को फ्रेम कर रहे हैं। जो कोरिलेशन होता है, आंसर का फ्लो होता है, वो कैसा होगा वो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक खुद नहीं लिखेंगे। आपने पढ़ लिया, फिर आप उसी बेसिस पे चले जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो एक पैटर्न बताया जाए बस वही सही हो। Then what are the government initiative regarding the upliftment of rural women for employment generation, rural women empowerment? Which cropping system is the outcome of green revolution and how it helped making India food self-sufficient? Now what are the challenges? जो मैंने starting में discuss किया. What are the challenges in transport and marketing of agriculture produce in India? What are the steps taken by the government of India to address these issues? So ये questions आप देखेंगे more or less इसी type के questions यूपीएससी में ही पूछे गए थे एग्रीकल्चर ऑप्शनल में, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। डेफिनेटली धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा, लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने वाली आदत हमें थोड़ी सी कम करनी है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आप आंसर पढ़ लेंगे। हमारे कोर्स में भी हमने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने आंसर पढ़े और आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।